हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और रोशन भैया की भाषा में तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका अपना प्रशांत भैया। प्रशांत सर, जो आपको बोलना है बोल लीजिए। और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th की वीडियो नंबर 1। बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम काम करने वाले टीचरों की कमी थी, लेकिन फिर पिछले साल कुछ बच्चों के अप्रोच करने पे क्लास 11th की हिंदी मीडियम की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो उस सीरीज में ये आपका फर्स्ट वीडियो है और आप बेफिक्र रहें, आपके एग्जाम से पहले आपको सारे चैप्टर करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले हम एक वन शॉट लाएंगे जिसमें से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। आप बेफिक्र रहें, बस आप वीडियो को शेयर करते रहें। ये है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। इस चैप्टर में आप बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखेंगे। आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारी चीजों का पता होना जरूरी है। तो वो छोटी छोटी चीजें आप इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आपके पास टोटल 2 पार्ट्स में आएगी, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल। तो बेफिक्र रहे, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पढ़ने आए हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या है। बहुत सरल भाषा, बहुत सीधी बात, एक ऐसी व्यवस्था जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देगी और लोग वहां से अपनी जीविका मतलब इनकम अर्न करेंगे, उस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपने सुना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या मतलब है इसका? भारत जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पे एक व्यवस्था है जो लोगों को काम प्रोवाइड करती है, वर्क प्रोवाइड करती है, उसी व्यवस्था को हम नाम देते हैं किस चीज का? अर्थव्यवस्था का। ठीक है, देखो क्या लिखा है। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है, या आप बोल सकते हो अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था है जो लोगों को, कौन से लोग? जो वहां रह रहे हैं, जो लोगों को काम करने और जीविकापार्जन मतलब कि जीवित रहने के लिए, आय कमाने के लिए साधन उपलब्ध करवाती है। देख लो, 1 मार्क का डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। पता होना चाहिए, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को रोजगार देती है, लोगों को काम देती है और लोग वहां से क्या कमाते हैं? अपनी जीविका, अपनी आय कमाते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। बस इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। बताओ, ठीक हो सभी लोग? फिर देखो क्या है, अर्थव्यवस्था के बाद आपको किस बात पे ध्यान देना है? अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं क्या होती हैं। एक अर्थव्यवस्था में लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? तो अर्थव्यवस्था में लोग मुख्यतः 3 तरीकों का काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन मतलब वस्तु और सेवाएं बना रहे हैं। कुछ लोग अर्थव्यवस्था में उपभोग कर रहे हैं, उपभोग का मतलब जो वस्तु और सेवाएं बनी है उसका उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा, कुछ लोग अर्थव्यवस्था में निवेश या पूंजी निर्माण कर रहे हैं, मतलब ये कि भाई इंडस्ट्री लगा रहे हैं ताकि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके। तो याद रखना, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं क्या है, इकोनॉमी में मेजर एक्टिविटी क्या होती है। तो 3 काम होता है इकोनॉमी में, उत्पादन, उपभोग और निवेश। चलिए, उसके बाद अगली चीज जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। बच्चों यार, एक बात बताओ, तुमने ये सब्जेक्ट तो ले लिया, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन क्यों? हर चीज के पीछे की वजह तो होती है ना कि ये काम आप क्यों कर रहे हो। तो वैसे ही आपका ये हेडिंग है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें। बच्चों देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड में संसाधन सीमित है, रिसोर्स लिमिटेड है। और जब संसाधन सीमित हैं तो उसकी तुलना में मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं। संसाधन क्या है? होल वर्ल्ड के पास, पूरी दुनिया के पास संसाधन सीमित है, लेकिन उसकी तुलना में मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित हैं। अब मेरी बात समझो, उस असीमित आवश्यकताओं को आपको सीमित संसाधन से पूरा करना है। अब कैसे करोगे? कौन हेल्प करेगा इस चीज में? तो इस चीज में आपकी हेल्प करेगा आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। याद रखें, अगर कोई कहता है कि हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं तो आप उसे सिंपल भाषा में बताएं। आप उसे बताएं कि संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है और असीमित आवश्यकताओं को
सीमित संसाधन से कैसे पूरा किया जाएगा, ये कौन अच्छे से जानेगा? जो क्या पढ़ेगा, जो पढ़ेगा अर्थशास्त्र। ठीक है, देखो क्या है, आप सिंपल समझो ना, अर्थ मतलब संसाधन, शास्त्र मतलब नॉलेज लेना, मतलब संसाधन से संबंधित ज्ञान लेना, अर्थशास्त्र है। देखो क्या लिखा है, अर्थशास्त्र का के अध्ययन का मुख्य कारण एक शब्द में सरल किया जा सकता है, वह है कमी। कमी समझते हो आप? दुर्लभता। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जा रहा है? दुर्लभता मतलब शॉर्टेज, मतलब कमी। कमी के अध्ययन के लिए, है ना। आपको मैंने बताया था कि संसाधन दुर्लभ है और उस दुर्लभ संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, ये कौन सिखाएगा? अर्थशास्त्र। तो अगर आज के बाद मैं कहता हूं व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तो आप बताना दुर्लभता की समस्या का समाधान करने के लिए अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है, या आप बताना कि सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है। चलिए, सबको ठीक है ये टॉपिक भी? अभी तक क्या क्या देखा आपने? सबसे पहली चीज आपने क्या देखी, देखो जरा, कि भाई अर्थव्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था जो लोगों को काम देगी, लोग अपनी जीविका कमाएंगे। दूसरा, अर्थव्यवस्था में क्या होता है? 3 काम होते हैं, उत्पादन, उपभोग और निवेश। उत्पादन मतलब वस्तु सेवाओं को बनाना, उपभोग मतलब उपयोग करना, और निवेश मतलब इंडस्ट्री लगाना। तीसरी चीज कि हम अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, तो दुर्लभता की समस्या का समाधान करने के लिए हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। ठीक है, अगली बात पे ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, आर्थिक समस्या क्या है? अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं बता दूं आपको, दुर्लभता किसे कहते हैं? व्हाट इज स्कार्सिटी? दुर्लभता क्या है? अगर कभी भी किसी भी वस्तु का या किसी भी संसाधन का पूर्ति कम है, सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो इस स्थिति को हम दुर्लभता कहते हैं। जैसे गर्मियों में आपके घर में ठंडे पानी की पूर्ति कम है, क्योंकि आप क्या करते हो, पानी पीते हो, बोतल बाहर का बाहर छोड़ देते हो, फ्रिज में रखते नहीं हो, तो ठंडे पानी की पूर्ति कम है, लेकिन गर्मी की वजह से ठंडे पानी की डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो घर में ठंडे पानी की क्या हो गई, दुर्लभता हो गई। आपने भंडारा होते हुए देखा होगा, भंडारा लेने के लिए एक तरफ से 200-300 लोग मांग रहे होते हैं और उधर से देने वाले 4-5 लोग या 10 लोग होते हैं ना, तो भंडारे की उस टाइम क्या होती है, दुर्लभता। जब किसी भी चीज की मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, तो हम कहेंगे दुर्लभता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 3 नंबर में आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन ये कि आर्थिक समस्या क्या होती है? बच्चे मैं आपको साफ बोलूं, आर्थिक समस्या मुख्यतः चुनाव की समस्या है। चुनाव मतलब चुनना, सिलेक्शन करने की प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, सीमित। और एक और बात जान लो, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग हैं। वैकल्पिक मतलब अलग अलग उपयोग है। मेरी जेब में अभी 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए क्या है, संसाधन है। अच्छा, अब क्या 100 रुपए का सिर्फ एक ही काम है मुझे? नहीं, 100 रुपए से बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे मैं जब पढ़ाने आ रहा था तो स्कूटी में पेट्रोल डलवा सकता था, मुझे तुम्हारे लिए नोट्स प्रिंट आउट करके लाना है तो मैं नोट्स की फोटो स्टेट करवा सकता था, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, तो उसी 100 रुपए से मैं कुछ खा भी सकता था। समझ गए मेरी बात? 2 बातें याद रखो, अगर कोई कहता है कि संसाधनों की कितनी विशेषता है, तो संसाधन के अंदर 2 विशेषता है। एक, संसाधन सीमित है, संसाधन कितने हमारे पास, सीमित हैं, दुर्लभ है। ठीक है, दूसरा, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये दोनों बात अपने दिमाग में आप सेट कर ले, एक तो संसाधन सीमित है और दूसरा संसाधनों के क्या है, वैकल्पिक उपयोग, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और इसकी तुलना में मानव की आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। और जैसे ये तीनों समस्याएं आपके पास एक साथ आएंगी, संसाधन आपने देखा सीमित, संसाधन के उपयोग कई सारे और मानव की आवश्यकताएं असीमित, तो अब आपको संसाधन वहां लगाना होगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो मतलब कि आप कहां थे, आप आर्थिक समस्या में थे। और आर्थिक समस्या से निकलने का एक ही रास्ता होता है, चुनाव करना, चयन करना, सिलेक्शन करना। मैं एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है। अब 100 रुपए के कई सारे उपयोग हैं और मेरी जरूरतें भी कई सारी है। जैसे मैंने बोला, मैं पेट्रोल डलवा सकता हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा सकता हूँ, तुम्हारे लिए फोटोस्टेट ला सकता हूँ, मान लो मम्मी ने बोला था सब्जी लानी है तो सब्जी लेके आ सकता हूँ। अब देखो, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कूटी में पेट्रोल डलवा लेता हूँ
क्योंकि तुम्हें पढ़ाने आना है, वरना फिर आऊंगा कैसे, ठीक है। तो मैंने 100 रुपए का स्कूटी में क्या डलवा लिया, पेट्रोल। देखो संसाधन सीमित थे, 100 रुपए, संसाधन के उपयोग बहुत सारे होते हैं और मानव मेरी आवश्यकता बहुत सारी थी, तो मैंने चुना कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, और जैसे ही मैंने चुना, सिलेक्शन किया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या। देखो क्या है, पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है। आर्थिक समस्या एक विकल्प की समस्या है, विकल्प मतलब चयन की, चुनने की समस्या है, जिसमें वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों में से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि शामिल होती है। सुना आपने, सुना आपने, क्या है आर्थिक समस्या, विकल्प की समस्या, चुनने की समस्या, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैकल्पिक उपयोग वाले, ऑल्टरनेटिव यूज वाले सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स, जिससे हमें क्या करना है, असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात सभी लोग। अब ये देख लो आर्थिक समस्या के 3 कारण कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिया। पहला, संसाधन सीमित है, रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा, असीमित मानवीय आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता क्या है, असीमित है। और तीसरा, संसाधनों के उपयोग कितने हैं, वैकल्पिक उपयोग है। तो याद रखो, अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि भाई बताओ क्या है आर्थिक समस्या, तो बता देना कि सिलेक्शन इज द मेजर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। चुनाव करना, चुनना है ना, चुनना क्या है, सिलेक्शन करना क्या है, सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। और क्यों आती है ये आर्थिक समस्या, तो 3 कारण, संसाधन सीमित, रिसोर्स लिमिटेड, संसाधन के वैकल्पिक उपयोग, और उसके अलावा मानवीय आवश्यकताएं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है बेटा, वैसे तो अर्थशास्त्र की 4 परिभाषाएं मैं आपको दूंगा, बट अभी आपने शुरुआत की है तो आपको अभी सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है। एडम स्मिथ के हिसाब से, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी माने जाते हैं अर्थशास्त्र के, मतलब कि समझ लो फादर भी माने जाते हैं। फादर का मतलब है कि उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को फाइंड आउट किया था। और क्या कहते हैं वो, क्या है अर्थशास्त्र, बहुत सिंपल, कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान, साइंस। साइंस क्या करता है, किसी भी चीज के बारे में गहन अध्ययन करता है, डीप स्टडी। और किसका किसका विज्ञान है अर्थशास्त्र, तो धन का, धन मतलब वेल्थ, पैसों का, समझ गए। एक ऐसा विषय जो क्या करेगा, जो डीप स्टडी करेगा, गहन अध्ययन करेगा, बहुत पास से आपको समझना सिखाएगा, किसको, धन को, मनी को, पैसे को, उस विषय को आप क्या नाम देते हो, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक विषय है, एक विज्ञान है जो किसका अध्ययन करता है, धन का, ये कहते हैं एडम स्मिथ। चलिए आगे चलिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक टॉपिक है आपका पॉजिटिव, और पहले आप इसको समझ लो, पॉजिटिव नॉर्मेटिव आप नेक्स्ट क्लास में समझ लेना। पहले आप माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों में अंतर को अच्छे से समझ लो, ठीक है। इस पे आप ध्यान दो, ये वैसे इंग्लिश में है बट मैं आपको समझा देता हूं हिंदी में, आप इस पे ध्यान दो। अर्थशास्त्र की टोटल शाखाएं कितनी है, अर्थशास्त्र के ब्रांच कितने हैं, ब्रांच समझते हो ना, अर्थशास्त्र क्या है ये तो पता चल गया। अर्थशास्त्र एक विषय है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, अध्ययन करेगा धन का। तो अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक है माइक्रो, माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है मैक्रो, मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। आप ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताओ, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताओ। 3 नंबर का आपके टर्म 1 के एग्जाम में इसके दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है बच्चे। देखो देखो बहुत सिंपल समझो, जो आर्थिक समस्या है, सबको ये पता चल गया आर्थिक समस्या क्या है, चयन करना, चुनाव करना। क्यों आती है आर्थिक समस्या, 3 कारणों से पता चल गया, संसाधन सीमित है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, और संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है। जब जब आप आर्थिक समस्या में फंसोगे तो आपको चुनाव करना होगा, चुनना होगा बेस्ट क्या है, और वो चुनने में जो मदद करेगा जो विषय, वो अर्थशास्त्र है। इतनी बात ठीक है। अब मेरी बात समझो बच्चे, अर्थशास्त्र आपको 2 स्तर पे मदद कर सकता है, छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे। मेरी बात समझिए, अगर आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के साथ है, किसी परिवार के साथ है, किसी एक उत्पादक के साथ है, तो उस टाइम जो अर्थशास्त्र आपकी मदद करेगा वो कौन सा अर्थशास्त्र है, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझे। दूसरी बात,
अगर आर्थिक समस्या किसी देश के साथ है, देश अर्थव्यवस्था के साथ, तो उस समय बड़े स्तर पे समस्या है, तो उस समय जो अर्थशास्त्र आपकी मदद करेगा वो कौन सा है? मैक्रो, मतलब कि मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। अगर आर्थिक समस्या एक व्यक्ति के साथ, एक उत्पादक के साथ या एक मतलब बाजार के साथ है, तो उस समय अध्ययन करने में जो मदद करेगा वो है माइक्रो। और अगर समस्या पूरे देश के स्तर पे है, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पे है, तो उस समय जो मदद करेगा आपको अध्ययन करने में वो कौन है? मैक्रो। तो आप याद रखें, माइक्रो छोटू बच्चा है, छोटू बेटा है किसका? अर्थशास्त्र का, ठीक है। और मैक्रो जो है वो बड़ा बेटा है अर्थशास्त्र का। अगर समस्याएं छोटे स्तर पे होंगी तो माइक्रो सॉल्व कराएगा, और अगर समस्या बड़े स्तर पे होगी तो किसको आना पड़ेगा? मैक्रो को आना पड़ेगा। ध्यान देना, लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ध्यान दो, इंडिविजुअल यूनिट, व्यक्तिगत स्तर पे, अगर आर्थिक समस्या व्यक्तिगत स्तर पे है तो मैक्रो। दूसरी तरफ ध्यान दो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज होल। एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज होल। अगर कभी भी आर्थिक समस्या पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे है, पूरे देश के स्तर पे है, तो मैक्रो। सिंपल याद रखिए, कभी भी आर्थिक समस्या व्यक्तिगत स्तर पे आएगी तो उसका अध्ययन कौन करेगा? बोलो जल्दी बोलो। माइक्रो करेगा, मतलब कि व्यष्टि करेगा। और कभी भी अगर आर्थिक समस्या पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे आई तो उसका अध्ययन कौन करेगा? मैक्रो करेगा। उसके अलावा देखो, टूल क्या है? माइक्रो के पास दो ही चीजें हैं। आप देखना, ये जो माइक्रो वाली बुक है आपको ये 11th में पढ़नी है, और जो मैक्रो है वो आपको कब पढ़नी है? 12th में। तो आपके पास माइक्रो में टूल क्या है, उपकरण क्या है? तो बेटा माइक्रो में आपके पास दो चीजें हैं, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो में जो भी होगा वो किससे होगा? डिमांड एंड सप्लाई, मांग तथा पूर्ति से होगा। और मैक्रो के पास क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब समग्र मांग और समग्र पूर्ति। क्या है मांग और पूर्ति? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपके दो चैप्टर आएंगे डिमांड और सप्लाई। वैसे सरल भाषा में समझो तो डिमांड का मतलब कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है, और पूर्ति का मतलब उत्पादक कितना बेचना चाहता है। और एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग क्या है? तो पूरा देश कितना खरीदना चाहता है। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरा देश कितनी पूर्ति करना चाहता है। बोलो ठीक हो? आगे बढ़ो। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बेटा माइक्रो का प्रमुख उद्देश्य है डिटरमाइन प्राइस, वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारण करना। और जो मैक्रो है उसका काम है डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देश में आय तथा रोजगार का निर्धारण करना। ठीक है, ये पॉइंट अभी आपकी समझ से बाहर है। अजम्पशन, मान्यता। माइक्रो कहता है कि जब मेरे बारे में स्टडी करोगे तो मान के चलना कि मैक्रो वो चुप होगा। बात समझिए, देखिए, इट एज्यूम ऑल मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। माइक्रो कह रहा है कि आपको मान के चलना है कि जब आप मेरी स्टडी करोगे, मतलब जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे, तो आपकी मान्यता होगी कि समष्टि अर्थशास्त्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये क्या कहता है? ये भी वही कहता है। ये कहता है भाई देख, जब तू मुझे पढ़ेगा तो तू मान के चलियो कि जो मैक्रो है, सॉरी जो माइक्रो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप अभी इको पढ़ रहे हो, और इको पढ़ते हुए अगर आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है जो किसका है, पढ़ इको रहे हो, लेकिन कोई पोल साइंस की बात आपके दिमाग में चल रही है रोशन भैया वाली, तो क्या होगा? क्या इको समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है, जब इको पढ़ने आए हो तो दिमाग को बोलो कि पोल साइंस के बारे में ना सोचे। समझ गए मेरी बात? तो यही बात आपको ध्यान रखनी है ना। जब माइक्रो की स्टडी होगी तो माइक्रो कह रहा है कि भाई उसको बोल, वो चुप रहेगा। और जब मैक्रो की स्टडी होगी तो मैक्रो कहता है कि इसको चुप रहने को बोल दियो, माइक्रो को। अगला पॉइंट है अदर नेम, अन्य नाम। माइक्रो का एक और नाम है, देखो, एक नाम तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक नाम उसके काम के हिसाब से है। माइक्रो का काम क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारण करना। तो इसलिए माइक्रो का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। याद रखें, प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। ठीक है, और ऐसे मैक्रो का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय तथा रोजगार सिद्धांत। बताओ ठीक हो? लास्ट आ जाओ एग्जांपल पे। अगर एक व्यक्ति की आय निकालनी है, इंडिविजुअल इनकम, तो कौन हेल्प करेगा? माइक्रो। लेकिन अगर नेशनल इनकम, एक देश की इनकम निकालनी है आपको, तो कौन हेल्प करेगा? मैक्रो। मैंने क्या कहा था कि कभी भी आर्थिक समस्या छोटे स्तर पे है तो माइक्रो,
व्यष्टि अर्थशास्त्र, और कभी भी आर्थिक समस्या पूरे देश के स्तर पे तो मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। बोलो ठीक हो? चलो कर लो इसको स्क्रीनशॉट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चीज और पढ़ ही लो आप, टॉपिक है आपके पास पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हिंदी पॉजिटिव मतलब होता है आपका वास्तविक अर्थशास्त्र, और नॉर्मेटिव मतलब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आपको दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो बेटा, एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें आप आर्थिक समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, कैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसका आप एक्चुअल सॉल्यूशन दे रहे हो, वास्तविक उसका सॉल्यूशन बता रहे हो। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा इकोनॉमिक्स? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जिसमें आप आर्थिक समस्याओं पे अपने विचार रख रहे हो, अपने ओपिनियन दे रहे हो, तो वो क्या है? नॉर्मेटिव। वास्तविक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? वास्तविक। और इसको क्या बोलते हैं? आदर्शात्मक। देखो क्या लिखा है, इट डील विद what is or how the economical problem are actually solved। क्या बोलता है ये? वास्तविक क्या बोलता है कि जो आर्थिक समस्या है उसका सचमुच में समाधान कैसे हो सकता है, वो बताता है आपका वास्तविक अर्थशास्त्र। और आदर्शात्मक क्या कहता है? इट डील विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये देखो ये बताता है कैसे सॉल्व होगा, सच में क्या होना चाहिए वो बता रहा है ये, है ना। व्हाट और हाउ द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, वास्तविकता में समाधान क्या है उसके बारे में ये बताता है, और अपने ओपिनियन अपने विचार ये देता है। ध्यान देना। उसके अलावा जो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई मतलब चेक कर सकते हो, किससे? एक्चुअल डेटा से। क्यों? क्योंकि ये तो वास्तविक है, ये तो मतलब सच्चाई में कहीं से रिलेटेड है ये। उसके अलावा इसको आप कैन नॉट वेरीफाइड, इसकी चेकिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है? ये सिर्फ लोगों के विचार है। पता है तुम्हें, भारत में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। क्या मैंने यहाँ पे अपने कोई ओपिनियन दिया? क्या मैंने अपनी कोई राय रखी है? नहीं। भारत में एक समस्या है महंगाई, उसके ऊपर मैंने एक लाइन बोली कि मुझे लग रहा है कि भारत में बहुत तेजी से महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है वास्तविक। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भारतीय सरकार को महंगाई को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपना विचार दे रहा हूं, वो क्या बन जाएगा? नॉर्मेटिव। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि भाई भारत में भारत में आजादी के समय बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। तो क्या मैं यहाँ अपने विचार दे रहा हूँ? नहीं, मैं अपने विचार तो नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि आजादी के समय पे भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ठीक है, अब मेरी लाइन सही है या गलत है, आप जाके इसको गूगल पे चेक कर लेना। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आप उसको वेरीफाई वेरीफाई जांच कर सकते हो। तो ये है वास्तविक, पॉजिटिव। ठीक है, समझ गया मेरी बात। और नॉर्मेटिव में क्या है? मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूं। मैंने कहा कि भारत में जनधन योजना सरकार की एक अच्छी योजना थी, मैंने अपना ओपिनियन दिया। जीएसटी सरकार की एक खराब योजना है, मैंने फिर अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन विचार, जब आप अपने विचार रखोगे तो आप बात नॉर्मेटिव की कर रहे हो, आदर्शात्मक की कर रहे हो, और जब आप सच्चाई बताओगे तो आप बात किसकी कर रहे हो? वास्तविक की। देखो आगे क्या लिखा है, एक तो ये एक्चुअली सॉल्व बताता है, और ये क्या बताता है? शुड बी सॉल्व। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो, इसको आप चेक नहीं कर सकते। पर्पस क्या कह रहे हैं? इट एम टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन, ये वास्तविक डिस्क्रिप्शन बताता है, ये सिर्फ आइडियाज पे डिपेंडेंट है। सजेस्टिव, ठीक है, इसमें नॉट सजेशन, इसमें कोई आप सजेशन विचार नहीं दे रहे होते हो, इसमें आप सजेशन दे रहे होते हो, विचार दे रहे होते हो। वैल्यू जजमेंट, जो बात है उसमें कितना दम है, तो इसमें वैल्यू जजमेंट चेक नहीं कर सकते। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, क्योंकि या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, बस बात खत्म। लेकिन इसमें क्या है बेटा? इसमें वैल्यू जजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई लाइन बोली और अब लोग उस लाइन के ऊपर कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट करेंगे, है ना। जैसे अभी प्रेमानंद बाबा जी है, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, है ना। अब लोगों ने क्या किया? उस लाइन के ऊपर अपने कमेंट करने शुरू कर दिए। तो वो क्या कर रहे थे? उनकी बात का वैल्यू जजमेंट कर रहे थे। तो क्या होता है वैल्यू जजमेंट? जब आप किसी एक बात के ऊपर अपने विचार रखने शुरू कर देते हो तो वो वैल्यू जजमेंट होता है। तो जो नॉर्मेटिव है, आदर्शात्मक, उसमें वैल्यू जजमेंट, कथन का मूल्यांकन होता है, लेकिन पॉजिटिव में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता। लास्ट एग्जांपल देखो,
प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कंटिन्यूसली राइजिंग, भारत में महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो ये आप एक ओपिनियन नहीं दे रहे, ओपिनियन नहीं दे रहे, आप अपने विचार नहीं दे रहे, आप एक आर्थिक समस्या के बारे में बोल रहे हो। तो ये है आपका कौन सा पॉजिटिव। और अब देखो क्या लिखा है, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस, भारत को बढ़ती हुई महंगाई के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे अब आपने अपने विचार रखे हैं। बोलो ठीक हो, चलो स्क्रीनशॉट कर लेना, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन भी। हाँ जी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम, बचवा तैयार हो जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में जरूर 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 आएगा। आ जाओ एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो पहले सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या नाम है, पहले सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम है क्या उत्पादन करें, मतलब देश को कौन सी वस्तु और सेवा बनानी चाहिए। दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है कि देश को कैसे बनाना चाहिए। तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है कि देश को किसके लिए बनाना चाहिए। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ ये केंद्रीय समस्या, ये सेंट्रल प्रॉब्लम, देखो बेटा पहले तो ये समझो कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं, दुनिया के हर अर्थव्यवस्था को ये 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने नाम दिया केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि ये बताओ कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों आती है, तो बेटा वही कारण, संसाधन सीमित और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग और मानवीय आवश्यकताएं असीमित। मानव की जरूरत असीमित है, लेकिन मानव के पास संसाधन क्या है, सीमित है, इसलिए ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम, तीनों केंद्रीय समस्या आती है। ठीक है, और तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में भी 3 नंबर का आती है, याद रखो। चलो आगे चलते हैं, पहली सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्या है पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या उत्पादन करें। देखो बेटा इस वाली सेंट्रल प्रॉब्लम में आपको पता है संसाधन सीमित है, तो आपको ये डिसीजन करना है कि मैं कौन सी वस्तु और सेवा बनाऊं, और जो भी वस्तु और सेवा देश बनाएगा उस वस्तु और सेवा को कितनी मात्रा में बनाए। बस ये 2 निर्णय इसमें आपको लेने हैं। देखो क्या लिखा है, इस समस्या में उत्पादित की जाने वाली वस्तु और सेवा का चयन करते हैं, सुना आपने, और क्या करते हैं, प्रत्येक चयनित वस्तु की मात्रा, उत्पादन की मात्रा शामिल है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के संसाधन के पास संसाधन सीमित होते हैं और इसलिए सभी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं होता है। एक वस्तु या सेवा का अधिक उत्पादन का अर्थ है कि दूसरी वस्तु सेवा को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सुना आपने, मेरी बात समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूं। बताओ आप संसाधन कितने हैं, सीमित है असीमित है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है सीमित है, और सीमित संसाधन है तो आप हर वस्तु और सेवा नहीं बना सकते। जब आप एक को बढ़ाओगे, एक वस्तु और सेवा के उत्पादन को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। देखो ना, अब मैं आपके लिए इको की वीडियो लेके आ गया। अब आज से आपने प्लान किया कि हम ज्यादा पढ़ेंगे इको, आप मान लो 4 घंटे पढ़ते हो, अब आपने प्लान किया इको ज्यादा पढ़ोगे, तो इको ज्यादा पढ़ने का मतलब क्या है कि बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, आज से कम हो जाएगी। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो जब एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाओगे तो दूसरे का उत्पादन घटाना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन सीमित है। ठीक है, और बस यही निर्णय करना कि कौन से वस्तु और सेवाओं को बनाएं और कितना बनाएं, क्या बनेगा और कितना बनेगा, इसी समस्या को सोचना क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। अब एक बात पे ध्यान दो, देखो जब आप ये सोचने जाओगे कि मुझे क्या बनाना है ना, यही बोला ना मैंने, क्या बनाना है और कितना बनाना है, क्या उत्पादन करें में, ये 2 निर्णय लेने होते हैं। तो इस बात को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या बनाना में आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चों, एक है उपभोक्ता वस्तु, एक है पूंजीगत वस्तु। आप सबको पहले समझ लेना चाहिए कि उपभोक्ता वस्तु क्या है, पूंजीगत वस्तु क्या है, और एक और है युद्ध संबंधित वस्तु। तो देखो युद्ध संबंधित वस्तु तो आपको पता है जो युद्ध में उपयोग होती है। उपभोक्ता वस्तु क्या है ये भी जान लो, वो वस्तु जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करेगी, वो उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी किताब, आपका फोन, खाना, दवाई, ये सब क्या है, उपभोक्ता वस्तु। और पूंजीगत वस्तु क्या है बच्चों, वो वस्तु जो अन्य वस्तु और सेवा को बनाने में मदद करेगी, वो पूंजीगत वस्तु है। देखो ये टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है, ये उपभोक्ता वस्तु है क्योंकि मेरी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से पूरा कर रही है। लेकिन ये टी शर्ट जिस मशीन पे बनी है, वो मशीन कैसी वस्तु है बेटा, पूंजीगत वस्तु। समझ गए मेरी बात। और अब
क्या उत्पादन करने में यही दो निर्णय करने हैं कि कौन सी वस्तु बनाऊं और कितनी बनाऊं। तो कौन सी वस्तु बनाऊं पता होगा कि वस्तु कितनी होती है तभी तो बनाओगे। आओ देखो, एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि कौन सी उपभोक्ता वस्तु जैसे चावल, गेहूं, कपड़े और कौन सी पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन, उपकरण आदि का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था को नागरिक वस्तु मतलब कि सिविल गुड्स, समान उपयोग की वस्तु जैसे रोटी, मक्खन, कपड़ा जो उपभोक्ता वस्तु थी आपकी, और युद्ध वस्तु जैसे बंदूक, टैंक इत्यादि में भी चुनाव करना होता है। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड करना है कि मैं उपभोक्ता वस्तु बनाऊं या पूंजीगत वस्तु बनाऊं या युद्ध संबंधित वस्तु बनाऊं। और सुनो आगे क्या लिखा है, लगे हाथों ये भी निर्णय करना होता है कि जो भी देश बनाएगा वो कितनी मात्रा में बनाएगा। उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का निर्णय लेने के बाद अर्थव्यवस्था को प्रत्येक चयनित वस्तु की मात्रा को भी तय करना होता है कि जो भी वस्तु हम बनाएंगे वो कितनी मात्रा में बनेगी। ठीक है, तो ये था क्या उत्पादन करें। क्या करना है इसमें, संसाधन सीमित है, सीमित संसाधन में एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, तो इससे निर्णय करना है कि कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में। वस्तु के प्रकार दो, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, और एक और हमने डाला युद्ध संबंधित वस्तु। तो आपको निर्णय करना है कि तीनों में से क्या बनाना है देश को, और साथ में यह भी निर्णय करना है कि जो भी बनेगा उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद उत्पादन कैसे करें, मतलब कि उसमें आपने निर्णय किया, पहले पॉइंट में आपने निर्णय किया कि क्या बनाएं, अब डिसाइड करना है कि कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस। तो बच्चे इसमें आपको तकनीक का चयन करना है, उत्पादन का तरीका क्या होगा वो निर्णय आपको यहां लेना है। और आपको पता होना चाहिए कि दो तकनीक होती है, एक होता है LIT और एक होता है बेटा मेरे CIT, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। जो LIT है श्रम प्रधान तकनीक, इसमें लेबर का यूज ज्यादा होता है और मशीनों का यूज कम होता है। और जो CIT है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक, इसमें मशीनों का उपयोग ज्यादा और लेबर का यूज कम। अब आप देख लो आपके देश में क्या ज्यादा है, आप उस तरीके से उत्पादन कर लेना। उदाहरण के लिए भारत, आप बताओ कमेंट में करके बताओ, भारत के पास पूंजी ज्यादा है या फिर श्रमिक ज्यादा है। आप कमेंट करके बताओ। और ऐसे सबको पता है मोदी जी का भाषण यहीं से तो शुरू होता है, 150 करोड़ भाइयों और बहनों, तो मतलब भाई बहन बड़ी मात्रा में है हमारे पास, समझ गए मेरी बात ना। मतलब कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाती है और मशीनें, पूंजी की कमी है हमारे पास। तो भारत जैसे देशों को उत्पादन कैसे करना चाहिए, LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक श्रमिक वाले तरीके से, या CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पूंजी वाले तरीके से। तो आपको पता है कि भारत को LIT चुनना चाहिए। वहीं पे अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उनके पास पूंजी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उन्हें CIT वाले तरीके का चुनाव करना चाहिए। इसमें आपको यही डिसाइड करना है। आओ पढ़ लेते हैं। यह समस्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीक के चयन से संबंधित है। किसी वस्तु का उत्पादन विभिन्न उत्पादन की तकनीकों का प्रयोग करके किया जा सकता है। तकनीक से हमारा तात्पर्य है कि आगतों के किस विशेष संयोजन का उपयोग किया जाएगा। और फिर अब बताते हैं कि तकनीक के दो तकनीक है, एक है श्रम प्रधान LIT और एक है पूंजी प्रधान CIT। आपको दोनों में से स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, आपको दोनों में से किसी एक तकनीक का चुनाव करना है। और मैंने बता दिया कि कौन से तकनीक का चुनाव करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ध्यान देना। तकनीक का चयन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में श्रम प्रचुरता के कारण LIT का प्रयोग किया जाता है, मतलब किया जाना चाहिए, समझ गए, प्राथमिकता देनी चाहिए। समझ गए, श्रम प्रचुरता का मतलब समझ गए कि यहाँ पे क्या है, लेबर बड़ी मात्रा में भारत में, तो भारत को LIT श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिए। वहीं पे अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि देशों में क्या है, श्रम की कमी है लेकिन पूंजी बड़ी मात्रा में है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें CIT का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपकी दूसरी समस्या थी कि कैसे उत्पादन करें, तो इसमें तकनीक का चयन करना है। तकनीक दो है, LIT CIT। अब आप देख लो आपके देश में लेबर ज्यादा है तो LIT का यूज कर लो श्रम प्रधान तकनीक का, और पूंजी मशीनें ज्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप CIT का यूज कर लेना। तीसरी समस्या की तरफ आओ।
तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन करें? बेटा देखो, इस समस्या में देश को यह चुनना पड़ता है कि जो वस्तु और सेवाएं बनाई जाएगी वो मोर फॉर रिच लेस फॉर पुअर, और मोर फॉर पुअर लेस फॉर रिच, मतलब ज्यादा अमीर के लिए कम गरीब के लिए, या ज्यादा गरीब के लिए कम अमीर के लिए, किसके लिए बनाओगे? देश किसके लिए बनाएगा वो निर्णय यहां पर करना है। देखो क्या लिखा है, यह समस्या अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों के बीच उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित है। जो वस्तु और सेवाएं बनी वो किसके लिए बनी, ये हमें डिसाइड करना है। अर्थात उन लोगों की श्रेणी का चयन जो अंततः वस्तुओं का उपभोग करेंगे, अर्थात अधिक गरीब और कम अमीर के लिए, या अधिक अमीर और कम गरीब के लिए। समझ गए? इसमें क्या निर्णय करना है, सुन लिया तुमने? ये डिसाइड करना है कि जो हमने बनाया वो किसके लिए बनाया, अमीर के लिए बनाया कि गरीब के लिए बनाया, ये डिसाइड करना है। और देखो बेटा, ये निर्भर करता है दो बातों पे। आपने जो बनाया वो किसके लिए बनाया, ये दो बातों पे निर्भर करता है। पहला, व्यक्तिगत वितरण। व्यक्तिगत वितरण का मतलब है कि जो देश की कमाई है वो देश की कमाई अमीर और गरीब में कितनी बटी है। देखो क्या लिखा है, इसका अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय विभिन्न लोगों के समूहों के बीच कैसे बटी है। समझ गए मेरी बात? इनकम अगर ज्यादा अमीरों के पास चला गया और कम गरीबों के पास तो गड़बड़ है, असमानता आ गई। कम अमीरों के पास ज्यादा गरीबों के पास तो भी गड़बड़ है। तो आपको इसमें यही निर्णय करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि जो देश की इनकम है वो किसके पास कितनी गई है। जिसके पास इनकम गई है देश उसके लिए बना देगा। और दूसरा बेटा, कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण का मतलब है कि जो देश की कमाई है, कुल राष्ट्रीय आय है, वो उत्पादन के विभिन्न कारक, आपको पता है 4 कारक होते हैं उत्पादन के, पता है आपको? भूमि, लैंड, लेबर, श्रमिक, कैपिटल, पूंजी, और एंटरप्रेन्योर, उद्यम। ये 4 कारक हैं उत्पादन के। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि देश का राष्ट्रीय आय जो है वो इन चारों में कितना कितना बटा है। श्रमिकों के पास कितना मजदूरी गया, भूमि के पास कितना किराया गया, पूंजी के पास कितना ब्याज, और उद्यम के पास कितना लाभ गया है, ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, तीसरी प्रॉब्लम का नाम देखा आपने, किसके लिए उत्पादन किया जाए। इस समस्या में आपको चुनाव करना है कि जो हम उत्पादन करेंगे वो अमीर के लिए करेंगे या गरीब के लिए करेंगे, और किसके पास कितनी इनकम गई ये जानने के लिए आपको 2 पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। एक, व्यक्तिगत वितरण बताता है कि राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा किसके पास गया, और दूसरा कार्यात्मक वितरण ये बताता है कि जो देश की राष्ट्रीय आय है उसमें किस तरीके से राष्ट्रीय आय बटा है, किनके बीच, तो 4 संसाधन के बीच, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के बीच संसाधनों का बंटवारा कैसे हुआ है। तो अब आप देख लो, जिसके पास पैसा होगा देश उसके लिए उत्पादन करेगा। ठीक है, ये आपकी तीसरी प्रॉब्लम थी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, उस पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सीरियल बाय सीरियल अब फटाफट वीडियो आती रहेगी आपकी, और जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस पूरा करके देंगे। आपका काम है आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों को ये वीडियो शेयर करें और सब तक इसका फायदा पहुंचाएं। जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।